हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस साइट इज इंस्पेक्टर अकेडमी सीकर। बच्चे मैं मुकेश कुमार फिर दोबारा आया हूँ आज आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। गाइज लास्ट क्लास में हमने वर्ब की बात की थी, यानी कि वर्ब के बेसिक कंसेप्ट या वर्ब के एडवांस कंसेप्ट की बात करूँगा तो दोनों की चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। यानी कि लास्ट क्लास हमारी वर्ब की मैराथन थी जो 4 से 5 घंटे की क्लास हमारी थी। उस क्लास में मैंने वर्ब के बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताए थे, वर्ब के एडवांस कंसेप्ट भी आपको बताए थे। और मज़े की बात ये थी कि मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी आपको दिया था जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न थे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आप पे पूछे गए हैं। आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो भी आपकी प्रैक्टिस बेस्ड ही रहेगी, जो वर्ब के सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट यूँ रहेगी क्योंकि ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक टाइप के होंगे। आपको लगेगा मैं इसको आसानी से बना सकता हूं, लेकिन फिर भी चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है जहां हमारा माइंड इनको पकड़ नहीं पाता है, उनको कैच नहीं कर पाता और हम उन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। जब स्किप इनको कर जाएंगे तो एरर के रूप में बन जाती हैं। तो उन चीज़ों की हम बात करते हैं कि किस टाइप के वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनमें गलती कर बैठते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, जो कई बार हमारी एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इनकम टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज है, 2009 में इसको पूछा भी गया है। क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक लेवल का है। ऐसा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उनको आप स्किप कर जाते हैं और क्वेश्चन में जानबूझकर आप एरर बना के चले जाएंगे। तो बेसिक बातें क्या है, तो सारा कंसेप्ट हमारा बेसिक लेवल का ही रहेगा, तो बने रहेगा एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करता हूं तो ये भी कई बार एसएससी में आपसे पूछा गया जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है। थर्ड क्वेश्चन की यदि मैं चर्चा करता हूं तो ये भी एसएससी 2010 में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। आसानी से सिंपल शब्दों में आप इनको बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप देख रहे हैं जैसे बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है जो बेसिक लेवल पर या आधारित है, आप भी इसको आसानी से बना पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है यहाँ पर बनाकर जाने वाले होते हैं। तो एक बार देखना, मैं एग्जाम्पल की ओर मूव होता हूँ तो देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखना है इसको कैसे बनाना होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप चीज़ों को समझना। जैसे मैंने एग्जाम्पल को पढ़ना स्टार्ट किया तो देखना गाइस, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे क्या दिखा रखा है, कह रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट, स्लेश फर्स्ट आपको दे दिया है। स्लेश सेकंड में देखना क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ, रीजन दिखा रखा है, कह रहा है बिकॉज ऑफ हिज सेवर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज। अगर गाइज आप इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा इस प्रॉपर्टी में क्या दिखा रखा है, कह रहा है दैट डॉक्टर। यदि आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये एक प्रकार का क्या दिखा रखा है, सब्जेक्ट दिखा रखा है, यानी कि नाउन आपको दिखा रखी है जो सिंगल सेंस में काम कर पा रहे हैं। उसके बाद में एडवाइस दिखा रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो किसकी प्रॉपर्टी है गाइज, आप कहेंगे पास्ट की प्रॉपर्टी है। अब देखना बच्चे के मन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे के मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। यहाँ आते ही उसके मन में विचार बनना शुरू हो जाएगा कि सर एडवाइस दिया है, एडवाइस आने का मतलब ये होगा कि सेंटेंस किससे स्टार्ट है, पास्ट से स्टार्ट है, तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। पहली बात तो उसके सामने यही आएगी कि एग्जाम्पल यदि पास्ट से स्टार्ट है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। देख लेते हैं एक बार, कह रहा है बिकॉज ऑफ हिज सेवर क्रैम्प्स ही शुड ले, शुड दिखा रखा है पास्ट का, ठीक है, तो यहां भी पास्ट दिखा रखा है, यहां भी पास्ट दिखा रखा, मतलब ये प्रॉपर्टी तो अपने आप में सही है, वो आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाता है। उसके बाद देखना, अगर और ही ज्यादा इसको ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं तो एक चीज और देखना, इसमें क्या दिखा रखी है, कह रहा है ही, जो आपको सब्जेक्ट दिखा रखा है, कह रहा है ही शुड ले, यानी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म आपको दिखा रखी है। देखना इस बात को फिर से ऑब्जर्व कर लेना, आप शुड के साथ में ले का यूज कर रहा है। पहले तो मैं आपको इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी बता देता हूं। जैसा कि मैंने एक दिन आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म आपकी लाई है, सेकेंड फॉर्म की यदि मैं बात करता हूं तो सेकेंड फॉर्म लाइड है, LIED, और थर्ड फॉर्म भी आपकी LIED, झूठ बोलना जिसको आप कहेंगे। लेकिन ये वर्ब जो आपको दी गई है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन इसमें क्या है वो देखिएगा, झूठ बोलना, कंफ्यूजिंग पे देखिएगा इसका। मैंने कहा कि एक वर्ब और भी है LIE, सेकेंड फॉर्म की यदि बात करता हूं तो ले है, और थर्ड फॉर्म है गाइस इसका लेन, हिंदी मीनिंग होता है लेटना। अब एक बार इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देखते हैं तो देखिएगा कह रहा है शुड ले इन द बेड, यानी कि वो ले का जो यूज कर रहा है वो लेटने के सेंस में कर रहा है। अब ले यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और यहाँ जो है शुड के साथ में कौन सी फॉर्म आपको दिखा रखी है, सेकंड फॉर्म। आप सब जानते हैं कि यदि एग्जाम्पल में किसका यूज होता है, विल का यूज होता है, सेल का यूज होता है, या फिर कैन का यूज होता है, या फिर कुड का यूज होता है, या शुड का यूज होता है, या माइट का यूज होता है। इस प्रकार की प्रॉपर्टी यदि आपको देखने को मिलती है तो उनके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जैसा कि मैंने आपको वर्ब की मैराथन में भी बताया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो एक बार उस क्लास को आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसका बताया था। उसके बाद में अगर आपको बी दिखा रखा है तो बी के बाद में कौन सी फॉर्म ले सकते हैं, थर्ड फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ बी तो नहीं दिखा रखा लेकिन शुड के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, तो ऐसे में ले जो है इसको रिप्लेस कर देंगे आप किससे, लाई से। तो ले रिप्लेस विद लाई, द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको आंसर बनाना होता है जो बिल्कुल बेसिक लेवल का था। अब ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तब प्रॉब्लम इसलिए कर जाता है कि उस क्वेश्चन को बनाते समय आप इस चीज़ों को क्या कर जाते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनको स्किप कर जाते हैं, हमारा माइंड इनको कवर नहीं कर पाता है। ऐसे में हम जानबूझकर क्या बना जाएंगे, वहाँ पर एरर बना जाएंगे। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, पास्ट से स्टार्ट पास्ट में खत्म। ऐसा देखेंगे तो आप नो एरर लगाएंगे, जबकि यहाँ बेसिक सा कंसेप्ट आपको दिखा रहेगा कि आपको फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी जो आप आराम से बना सकते हैं। इसी पर आधारित यदि आप दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो देखिएगा गाइस, मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होता हूँ। बना के देखिएगा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, लेट्स सी। The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. लास्ट पार्ट जो मेरा है नो एरर 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा गया एसएससी लेवल पर। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो गाइस देखना क्या है इस क्वेश्चन में, समझिएगा एक बार ढंग से इस क्वेश्चन को देखिएगा। करा द वेल नोन की बात कर रहा है, पियानिस्ट हैड टू गो, देखना आपको वर्ब देखने को मिल रही है हैड, उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, टू का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, टू का। और आप सब जानते हैं कि टू के बाद में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। टू के बाद में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये इंग्लिश का एक फैक्ट है बच्चे। अब देखना यहाँ पर एक वर्ड दिखा रखा, वो वर्ड है मेरे सामने प्रैक्टिस। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड आपके सामने था प्रैक्टिस, जो मैंने वर्ब की मैराथन में भी आपको बताया था, जिसके एंड में ICE देखने को आपको मिलता है। एक वर्ड और भी है प्रैक्टिस, जिसके एंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ISE। मैंने कहा जो वर्ड एंडिंग दे रहा है किसमें, ICE में, वो अपने आप में किसका काम करता है, नाउन का। और जो ISE में एंडिंग दे रहा है वो किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। करेक्ट। टू के बाद में V1 आएगा तो यहाँ प्रैक्टिस जो दिखा रखा है वो तो ऑलरेडी किसका काम कर रहा है, नाउन का, तो नाउन तो आएगी नहीं। ऐसे में आपको करना क्या पड़ेगा, इस प्रैक्टिस को रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें, ISE वाले प्रैक्टिस में। तो ऐसे में आप कह देंगे प्रैक्टिस रिप्लेस विद प्रैक्टिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, TIS, यानी वर्ब के सेंस में जो काम करता है वो वाला प्रैक्टिस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दैट्स योर आंसर गाइस। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपका है, ऐसा नहीं है कि आप इनको बना नहीं पाएंगे, आराम से इन चीज़ों को बना सकते हैं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन की और यदि हम मूव होते हैं तो देखिएगा गाइस, समझना थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, बना के देख लीजिएगा आराम से। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक बार आप खुद ऑब्जर्व करके देखो इस क्वेश्चन को, देखो बना के देखो, देखिए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताना जरा गाइस। मेंशन द आंसर है, इसका जो भी रिप्लाई है आप मेंशन कीजिएगा गाइस। देखना इस क्वेश्चन को बेटा यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले वो बात कर रहा है फीमेल्स की। फीमेल्स को यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखिएगा फीमेल जो है वो अपने आप में कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सी नाउन है, तो आपने कहा सर प्लूरल नाउन है, कर पा रहे हैं। अगर नाउन आपकी प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, जो अपने आप में आ दिखा रही है अपने आप में क्या है, प्लूरल है, सही है। सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए उसने किसका यूज कर दिया है, नोट का यूज कर दिया है, वो भी अपने आप में क्या है, सही है। उसके बाद में अपॉइंटेड यूज कर रहा है किसके साथ में, इज एम आर, यानी बी वर्ब के साथ में इसको कर रहा है, तो बी के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज भी आ सकता है, क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा है, पेसिव में जा रहा है। अगर मेरा एग्जाम्पल पेसिव फॉर्म में होता है तो मैं इसको थर्ड फॉर्म में भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपॉइंटेड भी अपने आप में क्या दिखाई दे रहा है, सही है। इन आर कॉलेज है वो भी सही दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप अपना आंसर क्या रखेंगे, आपको वहाँ पर 4 सर्कल दिखाई देंगे, करा A है, B है, C है और D है। ये 4 ऑप्शन आपके सिस्टम पर दे रखे होंगे। आप समझ पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा, नो एरर। लेकिन जैसे ही आप अपना आंसर नो एरर रखते हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन है, रीजन देखना क्यों है, समझना। अब इसका कंसेप्ट या प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है तो वो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी सही है, तो फिर आपने इसको गलत क्यों कहा। रीजन देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड दिखा रखा है अपॉइंटेड। अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंस में काम कर रहा है, क्योंकि ये बी वर्ब के साथ में आया है। ये बात तो सच है, लेकिन नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल शब्दों की बात करता हूं तो क्या कहेंगे कि मेरे स्कूल या मेरी कॉलेज में कोई भी लेडीज एम्प्लॉय नहीं है,
यही तो कहेंगे ना, लेडीज एम्प्लॉय नहीं है या अपॉइंटेड नहीं है, अपॉइंटेड नहीं होगा, आप यही कहेंगे हमेशा कि मेरे स्कूल में या मेरी कॉलेज में कोई भी लेडीज एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी लेडीज कर्मचारी नहीं है। तो ऐसे में अपॉइंटेड का आप यूज नहीं कर पाएंगे, किसका यूज करना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉयड का। तो बेस्ट वर्ड जो होगा ना यहाँ पर गाइस वो होगा एम्प्लॉयड। तो यहाँ आने वाली वर्ब होगी ना वो होगी एम्प्लॉयड। तो अपॉइंटेड रिप्लेस विद एम्प्लॉयड आपका आंसर माना जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का कंसेप्ट है। आगे वाले क्वेश्चन के यदि हम मूव होते तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द मिलिट्री हैज हाईली सोफिस्टिकेटेड सिमुलेटर्स ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन, जो बैंक पीओ में पूछा गया एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कर क्या रहा है वो समझना। कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है हाईलाइट जो कर रखी है, अंडरलाइन जो प्रॉपर्टी कर रखी है, वो प्रॉपर्टी देखना क्या कह रहा है, ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन। आप देख पा रहे हैं किसका यूज कर रहा है, ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन की वो बात कर रहा है। यानी कि यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, विच देख पा रहे हैं। विच देखते ही आपके मन में एक ख्याल तो आ गया है कि विच के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखना हमें सब्जेक्ट दिखा रखा है, यानी कोई नाउन दे रखी है, जो कौन सी नाउन अपने आप में प्लूरल नाउन है, यानी कि सोल्जर्स अपने आप में कौन सी नाउन है, प्लूरल। और प्लूरल नाउन के लिए वो किसका यूज कर रहा है, ट्रेन का यूज कर रहा है, जो भी अपने आप में क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ में एस या ईएस का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको प्लूरल नहीं बनाना है, सॉरी सिंगुलर नहीं बनाना। सिंगुलर बनाना होता तो मैं इसमें ऐसे एस लगाता, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या है, इसके साथ में वैलिड है। तो आपने कहा विच भी वैलिड है, सोल्जर भी वैलिड है, और ट्रेन भी क्या है, वैलिड है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी आपकी वैलिड है तो ऐसे में जो 5 नंबर ऑप्शन आपको दिखा रखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं? तो आपने कहा सर इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपके पास में ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। तो एलिमिनेट आप नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन इंप्रूवमेंट में यदि कोई है तो आप इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट में कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट हो सकता है। तो आपको बेटर ऑप्शन यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन को यदि आप देखते हैं, इसको ढंग से आप यदि ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो देखिएगा विच का यूज कर रहा है। सबसे पहले देखना गाइस किसका यूज कर रहा है, विच का। आप जान रहे हैं कि विच के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। सोल्जर दिखा रखा है जो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, ट्रेनिंग का यूज कर रहा है। तो गाइस वर्ब के मैराथन में शायद मैंने आपको बताया था, आईएनजी फॉर्म के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में आईएनजी आ सकता है। तो मैंने कहा एक आईएनजी आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के लिए, लेकिन उसके साथ में क्या मिलेगा, इज, एम, आर, वाज या वर्ब का यूज होगा, तब वो फोर्थ फॉर्म की तरह बिहेव करेगा। यदि आईएनजी फॉर्म का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जा रहा है तो किसका काम करेगा, जिरंट का काम करेगा। अब देखिएगा सोल्जर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सारा का सारा क्या है, नाउन है। तो ऐसे में ये भी नाउन का काम करेगा। तो दो नाउन एक साथ में आएंगे विदाउट कनेक्टर नहीं। इसका मतलब ट्रेनिंग जो वर्ड दिया गया है वो वैलिड नहीं है यहाँ पर। जब ये वैलिड नहीं है तो ऐसे में ऑप्शन फर्स्ट है, इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं गाइस, एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद मेरी सेकेंड ऑप्शन को आप है ऑब्जर्व यदि कर पा रहे हैं तो देखिएगा गाइस, समझना। कह रहा है ऑन विच, सही बात है, विच आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सोल्जर, आपने कहा उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सोल्जर दिखा रखा है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैव का यूज वैलिड है क्या, नहीं है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव वैलिड किया जाएगा। दूसरी बात, एक ना हैव के साथ में टेंस का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ में आप सब जानते हैं यदि एग्जाम्पल में हैज, हैव या हैड का यूज होता है। आपने कहा हैज, हैव, हैड यदि सिंपली यूज होता है तो उसके साथ में हमेशा किसका यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जबकि तो फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वैलिड नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं है। ऐसे में आप आराम से कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? उसके बाद में देखना थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, विच इज द सोल्जर डू ट्रेन। इस ऑप्शन को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा कह रहा है विच का यूज कर रहा है। विच के बाद में आप देख पा रहे हैं क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो आपने कहा सब्जेक्ट तो दे रखा है, यहाँ तक तो वैलिड है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, डू का। पहली बात तो ये देखना कि सोल्जर है ना वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू का यूज नहीं होगा, डज जा सकता है। दूसरी बात एक ना डू ट्रेन है ना, ये वैलिड नहीं है। रीजन, क्योंकि डू के बाद में आप नेगेटिव वर्ड नोट का यूज करके आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे आई डोंट प्ले, या फिर मैं कहूँगा ही डजंट प्ले। इस प्रकार की वर्ब आप यूज कर सकते हैं, यानी इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर आप डू का यूज कर रहे हैं तो फिर दूसरी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आप इसको इंट्रोगेटिव बनाओ तो आप डू का यूज कर पाएंगे। ऐसे में तो आप इसके साथ में नोट लगा के यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपने कहा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा,
आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में देखना 4 नंबर ऑप्शन की थी मैं चर्चा करता हूँ, तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन विच आते मेरे मन में ख्याल आ गया कि उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। कह रहा है द सोल्जर्स, जो अपने आप में प्लूरल नाउन दे रखी है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक मेरा आंसर सही है। अगर आगे आप ऑब्जर्व करवा रहे हैं तो आप देखिएगा प्लूरल नाउन का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। बीन का यूज भी आप कर सकते हैं। यदि इस वाली फॉर्म को मुझे पैसिव में सेंड करना होता है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का मैं यूज करूंगा, तो बीन भी अपने आप में क्या है, वैलिड है। उसके बाद में कह रहा है ट्रेंड का यूज कर रहा है, आपकी थर्ड फॉर्म दिखा रखी, ये भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ दिया गया ना वो बिल्कुल वैलिड है, गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको इंप्रूवमेंट में रखते हैं तो इंप्रूवमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बेटा, देखना मैं आपको बताता हूं। देखिएगा या कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है, हैजअप के साथ में थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, ईडी फॉर्म का यूज कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि हैजअप के साथ में थर्ड फॉर्म आने का मतलब होता है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं कहूंगा आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा कार्य कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव डन माई वर्क। तो हैव डन का मतलब क्या है, वो कर चुका है। तो हैव ट्रेंड का मतलब तो क्या हो गया कि वो ट्रेंडिंग ले चुका है, वो ट्रेंड हो चुका है। जो वो ट्रेंड हो चुका है, लेकिन एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द मिलिट्री हैज हाईली सोफिस्टिकेटेड, कह रहा है कि मिलिट्री उन चीजों को ज्यादा पावरफुल बना रही है, मिलिट्री है उन चीजों को ज्यादा पावरफुल बना रही है जिस पर हमारे सोल्जर ट्रेंड होते हैं। कह रहा है ट्रेंड हो रहे हैं। अब सोल्जर जिन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेंड हो रहे हैं उन चीजों को ज्यादा पावरफुल बना रही है। जबकि एडी लगाने का मतलब तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेंड हो चुके। जब वो ट्रेंड हो चुके तो पावरफुल बनाने की आवश्यकता कहाँ है आपको, जब पहले से वो ट्रेंड हो चुके हैं तो दोबारा पावरफुल बनाने की आवश्यकता है क्या, आपने कहा गाइस नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या होगा कि एडी फॉर्म का यहाँ पर यूज नहीं होगा, यानी कि इस वाली फॉर्म में ईडी लगाते ही सेंटेंस का मीनिंग है वो बेकार हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन डी है वो भी क्या हो जाएगा गाइस, एलिमिनेट हो जाएगा। जब सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो आपने कहा कि 5 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। यानी कि जो दिया है वो अपने आप में बेहतरीन है, एक बेटर आंसर है। इसको इंप्रूव करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो कोई रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत नहीं, तो 5th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर मूव होता हूं तो देखिएगा गाइस, समझना 5th नंबर क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक लेवल का आपका क्वेश्चन है, आराम से आप बना के देख लीजिएगा एक बार। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, बना के देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। कह रहा आलोक हैज स्पेंट 6 years इन कोलकाता बट स्टिल ही डज नॉट नो मेनी पार्ट ऑफ द, कह रहा ऑफ द सिटी। बताना इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। तो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है या करेक्शन है, उस करेक्शन को देख लीजिएगा गाइज। करेक्शन गाइज ये है कि यहाँ पर द है, दे नहीं है। एक बार तो जो है मैं इसको, ये एरर नहीं है गाइज, करेक्शन है, इस करेक्शन को ठीक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन है आलोक हैज स्पेंट 6 years इन कोलकाता बट स्टिल ही डज नॉट नो मेनी पार्ट ऑफ द सिटी। लास्ट पार्ट जो दिखा रखा है वो आपका नो एरर, आपको एग्जाम्पल बनाने के लिए बोला गया। अब गाइज देखना, सफर तय करते हैं। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा आलोक का यूज कर रहा है, उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, हैज का। नॉर्मली आप समझ पा रहे हैं कि यदि बेसिक रूप से हैज, हैव या हैड या फिर मेरे एग्जाम्पल में विल हैव का यूज होता है तो इनके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप कह रहे हैं हैज, हैड या विल हैव का यदि यूज होता है एग्जाम्पल में तो हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक मैंने आपको वर्ब की मैराथन में ये भी बताया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में हैविंग का यूज हो रहा है तो हैविंग के बाद में भी कौन सी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हैविंग के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक कंसेप्ट इसका ये भी बनता है। एक कंसेप्ट मैंने शायद आपको ये बताया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में यूज हो रहा है हैड बेटर का, इसका यूज हो रहा है हैड बेटर का, या फिर मेरे एग्जाम्पल में यूज हो रहा है हैड रेदर का, तो ऐसे में इसके साथ में आप टू का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप कर सकते हैं। तो गाइस अगर मेरे एग्जाम्पल में सिंपली हैज, हैड या विल हैव का यूज दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन यदि हैड बेटर, हैड रेदर दे रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये तीनों कंसेप्ट आप याद रखना। अब कह रहा है कि आलोक हैज ए स्पेंड दिखा रखा है तो यहाँ स्पेंड का यूज नहीं होगा। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको इससे रिप्लेस करना है तो थर्ड फॉर्म आपकी बन जाएगी स्पेंट, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो स्पेंड रिप्लेस विद स्पेंट। तो क्वेश्चन का आपका क्या बनेगा, आलोक हैज स्पेंड 6 years इन कोलकाता। ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूं तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपका दिखा रखा है। इस क्वेश्चन को एक बार आप बना के देखिएगा। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी देखिएगा क्या कह रही है, देखना समझना। बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है। सबसे पहले तो देखना है, मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की चर्चा करता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरे एग्जाम में एक एग्जाम्पल रखा गया, जैसे एग्जाम्पल था आपका, कह रहा है वी आर इंटेलिजेंट। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल आ गया, वी आर इंटेलिजेंट। अब समझना इस कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं तो वी जो है आपका क्या है, आपने कहा सर प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे आया है तो नाउन है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी देने का काम करता है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले वो कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी वर्ब का यूज वो कर रहा है। आर कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। आप कहेंगे इज, एम, आर, वाज या वर्ब, ये सब के सब अपने आप में कौन सी फॉर्म मानी जा रही है, बी वर्ब मानी जा रही है। तो आपने कहा कि एडजेक्टिव से जस्ट पहले आपने किसका यूज किया है, बी वर्ब का। अब आप खुद बता के देखिएगा, एक बार देखिएगा, अगर मैं इस आर की जगह हैव का यूज करता हूं तो ये एग्जांपल सही है क्या, कह रहा वी हैव इंटेलिजेंट, तो आपने कहा सर नहीं, गलत है। ऐसे में हैव को रिप्लेस करेंगे आप किससे, आर से, यानी बी वर्ब से, तब जाके आपका बेसिक क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि वी आर इंटेलिजेंट, यानी बी प्लस एडजेक्टिव की पेज आपको बनानी पड़ेगी। तो कंसेप्ट क्या बनेगा, बी के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ऐसे में देखना ये क्वेश्चन जो दिखा रखा है ना, वो क्या है समझना। पहले तो एक छोटा सा करेक्शन है इसमें, वो करेक्शन देखिएगा। करेक्शन ये है गाइस कि यहां जो एग्जांपल में लिया गया है ये नोट है, इसको नोट लिखना आप। पहला करेक्शन तो ये है गाइस, ये नोट है। अब पढ़ना क्वेश्चन को, अब बनाना, देखना एक बार। एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है जनरली पीपल हैव नोट रिसेप्टिव and fail to notice the equivalent answer they got for straight क्वेश्चन। कह रहा है कि जनरली वो क्या नहीं होते हैं, रिसेप्टिव नहीं होते, इसलिए एक बेसिक सा जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब देखना खैर छोड़ना इन बातों को, क्या कह रहा है जनरली पीपल, यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो जनरली पीपल आपका क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में हैव क्या है, आपकी वर्ब है। नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करो। उसके बाद में किसका यूज कर रहा है, एडजेक्टिव का यूज कर रहा है, और एडजेक्टिव से पहले आप किसका यूज करेंगे, बी वर्ब का। तो ऐसे में हैव को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, आर से। तो हैव रिप्लेस विद आर, आपका आंसर माना जा रहा है। तो सही एग्जांपल क्या बनेगा, कह रहा है जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव होगा, ना कि हैज नॉट या हैव नॉट रिसेप्टिव किया जाएगा। तो ऐसे में हैव को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, आर से। उसके बाद में यदि हम 7th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं तो गाइस देखना 7th क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, समझिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक बार आप बना के देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आप बना के देखिएगा। वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस अर्ली बिकॉज ऑल आवर सबऑर्डिनेट्स मस्ट वेटिंग फॉर अस देयर। लास्ट पार्ट जो मेरा है, नो एरर। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ऐसा नहीं कि आप इसको बना नहीं पाएंगे, आराम से बना पाएंगे। देखिएगा यदि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में देखना प्रॉपर्टी क्या है, समझिएगा। गाइस देखना सबसे पहले वो यूज कर रहा है किसका, वी का। यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वी अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट माना जा रहा है। तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो मस्ट तो क्या है, एक न्यूट्रल वर्ब है। मस्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखा रखी है। कंसेप्ट भी आपका बनता है, यदि मेरे एग्जांपल में किसका यूज होता है, विल का यूज होता है, या फिर किसका यूज होता है, सेल का यूज होता है, या फिर कैन का यूज होता है, या फिर कुड का यूज होता है, या फिर माइट का यूज होता है, क्लियर है। या फिर जो आप शुड का यूज़ भी यहाँ पर ले सकते हैं, मस्ट का यूज़ भी आप ले सकते हैं गाइस, मस्ट है या आउट टू है। ये सारी प्रॉपर्टी जो है इनके बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, तो आपने कहा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इनके साथ में किया जाएगा। एक कंसेप्ट इसका और भी बनता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक कंसेप्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि बी के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे वो देखिएगा। पहले तो इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया था कि वी अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये आपने कहा कि मस्ट है एक न्यूट्रल वर्ब है, आ सकता है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ब से दूसरी वर्ब जोड़ने के लिए आप किसका यूज करें, टू का। टू के बाद में कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये फैक्ट भी जो अपना क्या है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस अर्ली, रीजन क्या है, बिकॉज ऑल आवर सबऑर्डिनेट्स मस्ट वेटिंग। देखना यहाँ किसका यूज कर रहा है, मस्ट वेटिंग। किसका यूज कर रहा है, मस्ट वेटिंग। जैसे मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, देखिएगा मस्ट का यूज हुआ और मस्ट के बाद में वो किसका यूज कर रहा है, वेटिंग का यूज कर रहा है। यानी कि अगर इस वाली प्रॉपर्टी को देखता हूँ तो मैंने कहा कि ये वेटिंग जो वर्ड दिया गया ना, अपने आप में क्या है,
गलत है, वैलिड नहीं है। रीजन देखिएगा, क्योंकि वो मदी मस्ट का यूज करता है, तो मस्ट के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे में आप वेटिंग का यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपने कहा कि वेटिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखना सवाल क्या है, समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका स्पोर्टिंग एरर में आया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एरर पकड़ चुके हैं। आपने कहा सर वेटिंग नहीं आएगा, कौन से पार्ट में एरर है, तो आपने कहा फोर्थ पार्ट में एरर है। ये सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, डी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा था, आपने आंसर रख दिया। आपने इसका क्या रख दिया, आंसर रख दिया, आराम से हो गया। लेकिन जिस दिन ये क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया या आपसे नॉलेज के लिए पूछ लिया कि यहाँ आएगा क्या, उस दिन आप 100% यहाँ पर गलती करेंगे। गलती क्या होगी देखिएगा, या तो फिर यहाँ वेटिंग को हटाकर आप किसका यूज करेंगे, वेट का यूज करेंगे, या फिर यहाँ मस्ट बी वेटेड का यूज करेंगे। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वी मस्ट ट्राई टू रीच ऑफिस अर्ली, यानी जल्दी पहुंचने की वो कोशिश करा कि हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। रीजन क्या था, कह रहा कि सारे सबऑर्डिनेट्स हमारा क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं का मतलब क्या है, चीजें कंटिन्यू है। कई बार हम बोलते हैं ना क्या जल्दी चलो, लोग मेरा वेट कर रहे हैं। वेट करने का मतलब वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म का यूज तय हो गया है। अगर आप मस्ट वेट का मतलब यहाँ मस्ट वेट आएगा तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट वेट का मतलब तो क्या हो गया कि उन्हें इंतजार करना चाहिए था। जबकि मैं ये कहूंगा कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि उनको इंतजार करना चाहिए, इससे मैं ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा। अगर मैं इसका यूज करता हूं, मैं मस्ट बी वेटेड का यूज करता हूं, तो ईडी का मतलब वो इंतजार कर चुके हैं, तो भी गलत है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ मस्ट बी वेटिंग सही आपका आंसर आ जाएगा। तो वेटिंग जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, बी वेटिंग से। तो आपने कहा वेटिंग रिप्लेस विद बी वेटिंग, तो आपका सही आंसर गाइस क्या बन जाएगा, बी वेटिंग। तो आने वाली फॉर्म जो बनेगी मस्ट बी वेटिंग, यानी कि वो इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ बी प्लस आईएनजी फॉर्म का आप यूज करेंगे। क्लियर है गाइज, उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिएगा मैं एट्थ क्वेश्चन की और यदि मूव होता हूँ तो लेट्स सी देखिएगा, ये भी आपका बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको बना के देख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। बनाना गाइज एक बार देखना, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इट सीम टू हिम दैट द मैनेजर ऑफ द बैंक लुकिंग एट हिम इन अ रेदर सस्पिशियस मैनर। लास्ट पार्ट आपका दिखा रखा है नो एरर। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा गाइस बात किसकी की गई है, कह रहा है कि इट सिम्ड, इट जो है आपका सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ सिम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, ये बात आप अच्छे से जान पा रहे हैं। प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की, तो एंडिंग भी किस में देगा, पास्ट में देगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है टू हिम का यूज कर रहा है, टू हिम दैट द मैनेजर ऑफ द बैंक। द मैनेजर, देखना इस बात को समझना, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, दैट का। अब दैट से पहले सेंटेंस में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया है, सिम दिया है, टू प्लस ही यानी कि एक किसकी प्रॉपर्टी है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट दिया है, इसका मतलब दैट से पहले सेंटेंस कंप्लीट है, तो दैट के बाद में भी सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब द मैनेजर आपको अपने आप में दिखा, द मैनेजर ऑफ द बैंक, ये सारा का सारा अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। रीजन क्योंकि इससे पहले पास्ट है तो इसके बाद में भी क्या होगा, पास्ट होगा। वही प्रॉपर्टी फिर से बन जाएगी। अगर एग्जांपल पास्ट से स्टार्ट है गाइस तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। ऐसे में देखिएगा कह रहा है कि द मैनेजर ऑफ द बैंक, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहां दिखा रखा है लुकिंग, जो अपने आप में वैलिड नहीं है। यदि आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा तो आप देखते कह देंगे लुकिंग क्या है, गलत है, क्योंकि द मैनेजर ऑफ द बैंक खुद नाउन है, लुकिंग भी क्या इसका काम करेगा, जिरंट का जो नाउन है। इसका मतलब आप इसको वर्ब बनाना पड़ेगा। कह रहा कि 100% एरर हो गया, ये लो एरर हो गया, आपने हटा दिया। अब यदि नॉलेज के लिए आपको देखना है कि यहाँ आएगा क्या, तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पास्ट की वर्ब आएगी, इसको पास्ट में बेचेंगे तो आप सेकंड फॉर्म का आप यूज कर पाएंगे, तो आप लुक्ड का यूज करेंगे, तो ऐसे में आप लुक्ड यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव होते हैं तो देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बनाइएगा क्वेश्चन को। द कमेटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल ऑफ विच विल हेल्प द बैंक्स। थोड़ी देर पहले हमने मॉडल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनाया था, वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिखा रखा है। प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर एग्जाम्पल में किसका यूज हुआ है, विल का यूज हुआ है, या फिर सेल का यूज हुआ है, कैन का यूज हुआ है, या फिर मे का यूज हुआ है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी यदि आपको दे रखी है तो उनके साथ में किस प्रकार की फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। तो यदि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा आपने कहा सर द कमेटी है,
एक सब्जेक्ट दिखा रखा है जो सिंगुलर सेंस में काम कर पा रहा है। क्लियर है। सिंगुलर नाउन आपको दे रखी है जिसके लिए हैज़ का यूज कर रहा है, ये भी वैलिड है। मैड दिखा रखा है, ये भी अपने आप में क्या है, सही है, यानी कि आपकी वर्ब होगी। वर्ब के बाद में यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है जो नाउन के सेंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस किस में दिखा रखा है, इन द रूल्स। ये यहाँ तक की प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से आपको कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद में कह रहा है विच का यूज कर रहा है रूल्स के लिए। उसके बाद में कह रहा है विल हेल्प, यानी विल के बाद में सेकेंड फॉर्म दिखा रखी है। यहाँ देखते ही क्वेश्चन में क्या हो गया, एरर हो गया, तो आपने कहा हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा, V1 आएगा। तो हेल्प रिप्लेस विद हेल्प, द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेल्प हो जाएगा। तो आपने कहा हेल्प रिप्लेस विद हेल्प, आपका सही आंसर माना जाएगा। सो गाइज उम्मीद है कि इस प्रकार के एग्जाम्पल को आप बना पाएंगे आराम से, जो बेसिक लेवल के हैं। बनाने में दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस दिक्कत ये है कि कई बार बेसिक चीज़ें हैं, हमारा माइंड उनको फट नहीं, रीड नहीं कर पाता है, उन चीज़ों को हम स्किप कर जाते हैं और जानबूझकर हमसे गलती हो जाती है। तो एक बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है टू बी ए गुड लीडर वन शुड हैव द करेज टू टेक डिसीजंस एंड बीन ऑनेस्ट। यदि इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को ढंग से देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टी देखना गाइस क्या है, समझना। अगर मैं बात करता हूं बीइंग के बारे में तो आपने कहा सर एक वर्ब है बीइंग, या फिर मैं बात करता हूं बीइंग के बारे में तो इसके बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट तो गाइस ये है। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूं बी के बारे में तो बी के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जो बी के बाद में हमें क्या देकर जाएंगे, एडजेक्टिव देकर चले जाएंगे। बी के बाद में किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का। थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन में कहा था वी आर इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट वहां पर क्या था, तो आपने कहा एडजेक्टिव था। आर क्या थी, बी वर्ब थी, तो आर के तुरंत बाद में एडजेक्टिव, बी वर्ब के तुरंत बाद में आपको क्या मिला, एडजेक्टिव मिला। तो ऐसे में कंसेप्ट देखना क्या कह रहा है। अगर इस बात को आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये देखना है प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, टू टेक डिसीजंस, एंड के बाद देखना एंड बीन ऑनेस्ट। बीन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आप बीन का यूज ना करके मेरे ख्याल से किसका यूज करना चाहिए, बी का। तो बीन रिप्लेस विद बी, द करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या माना जाएगा, बी ऑनेस्ट जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। जिस भी पार्ट में आपका एरर है उस पार्ट को आप ब्रेक कीजिएगा, फिल कीजिएगा, आगे की तरफ आप निकल जाइएगा। अगर मैं 11th क्वेश्चन की चर्चा करता हूं तो गाइस देखना 11th वाला क्वेश्चन वो कैसे बनेगा, समझना। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जैसे थोड़ी देर पहले ही बात हमारी हुई थी, जैसे बी क्वेश्चन में बात हुई थी, मैंने कहा बी या बीइंग दिखा रखा या बीन दिखा रखा, उसके बाद में आप थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन बी के बाद में भी थर्ड फॉर्म का यूज हो सकता है, लेकिन बी के बाद में कई कंसेप्ट में हमें एडजेक्टिव की फेज में भी देखना पड़ता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन यदि आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा, सिंस टाइम इमेमोरियल इंडियाज स्पिरिचुअल विजडम हैज बीइंग इट्स स्ट्रेंथ। देखना हैज, उसके बाद में वो किसका यूज कर रहा है, बीइंग का यूज कर रहा है। इस बात को ढंग से ऑब्जर्व करके देखना, हैज के बाद में बीइंग, यानी बीइंग आने का मतलब तो ये हो गया है कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी इसके बाद में। अब इसके बाद मैं कोई थर्ड फॉर्म बना सकता हूं क्या, नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले किसका यूज कर रहा है, वो हैज का यूज कर रहा है। ऐसे में मैं बी को ही थर्ड फॉर्म में बदल देता हूं, तो ऐसे बीइंग का यूज नहीं होगा ऐसे में। तो आपने कहा बीइंग रिप्लेस विद बीन। बीन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हैज के साथ में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो आपका सही आंसर गाइस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा विजडम हैज बीन इट्स स्ट्रेंथ, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर मैं 12th क्वेश्चन की ओर मूव होता हूं तो देखिएगा, लेट्स सी। Courage is an inner fortress which no enemy can ever distraction। बिल्कुल बेसिक लेवल का है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, एग्जाम्पल को आप आराम से बना लेंगे। जैसे बताइएगा इसकी प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है, देखिएगा। कह रहा है, देखना इसकी प्रॉपर्टी को समझना है। करेज एक नाउन के रूप में दिखा रखा है, आगे इज का यूज कर रहा है, ए या एन आर्टिकल ले रहा है इनर के साथ में। कह रहा है विच, विच के बाद में कह रहा है नो एनिमी। देखना विच, विच के बाद में आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है विच के बाद में सब्जेक्ट यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो। नो एनिमी यहाँ का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब दिखा रखी है ना, वो कैन है, और कैन के बाद में यहाँ पर एवर डिस्ट्रैक्शन दिखा रखा है, जो अपने आप में किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। अब इस क्वेश्चन को एक बारीकी से समझना। से मैं सेंटेंस में कहूँगा आई कैन डू दिस। इस एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो देखना इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जर्व करके देखना। आई आपने कहा सर एक सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के केस में आपको दिया है। कैन डू आपकी वर्ब है, कैन डू है आपकी वर्ब, और दिस एक ऑब्जेक्टिव सेंस में काम कर रहा है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। अगर आप यहाँ से डू को हटा देते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में बोल देंगे, जैसे आपने कह दिया आई डू, आई कैन दिस,
तो ये क्वेश्चन सही है क्या? नहीं है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने आप में यहाँ एक वर्ब रखनी पड़ेगी, अपने आप में क्या बनानी पड़ेगी? वर्ब बनानी पड़ेगी। वर्ब को आपको जनरेट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम्पल बनेगा। तो आपने कहा सर कैन तब तक यहाँ सही नहीं है जब तक मैं डिस्ट्रक्शन को क्या ना बना दूँ, वर्ब ना बना दूं। तो ऐसे में डिस्ट्रक्शन है वो आपका वैलिड आंसर नहीं माना जाएगा। आपको इसको वर्ब के सेंस में काम करना, वर्ब के सेंस में बिहेव करवाना पड़ेगा। तो वर्ब के सेंस में यदि बिहेव करेगा तो इसकी वर्ब क्या बन जाएगी? तो आपने कहा सर डिस्ट्रॉय इसकी वर्ब बन जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज वो। तो आपने कहा डिस्ट्रक्शन रिप्लेस विद डिस्ट्रॉय। तो कैन डिस्ट्रॉय, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी बन जाएगी। तो ये लास्ट पार्ट जो आपका दिखा रखा उसमें आपको एरर दिखा रखा, फोर्थ पार्ट आपका जो है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगले एग्जाम्पल की यदि मैं गाइस चर्चा करता हूं तो 13 एग्जाम्पल देखिएगा। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन कई बार हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ भी गए होंगे। देखना यहाँ एग्जाम्पल में यदि आप देख पा रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आपको दिखा रखा है सोल्जर, सोल्जर जो आपको सब्जेक्ट दिखा रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए दिखा रखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो कुड फाइट तो न्यूट्रल वर्ब है जो इनके साथ में वैलिड मानी जा सकती है। लेकिन जब बात हमारे मोरल ड्यूटीज की होती है या सजेशन की होती है तब हमें कुड का यूज ना करके मेरे ख्याल से वहाँ शुड का यूज करना चाहिए। जैसे इस एग्जाम्पल में बात करना चाहूँगा तो क्या है, कुड फाइट का मतलब वो लड़ सकता था। अब मुझे क्या बोलना चाहिए, आप हमें क्या बोलना चाहिए कि एक सैनिक लड़ सकता था अपने देश के लिए या एक सैनिक को लड़ना चाहिए था देश के लिए? तो आप सही क्या कहेंगे सर, एक सैनिक को लड़ना चाहिए था। तो चाहिए था के सेंस में आप मोरल ड्यूटी की बात करें तो ऐसे में किसका यूज होगा? तो आपने कहा कुड रिप्लेस विद शुड। तो यहाँ पर आने वाली प्रॉपर्टी क्या होगी? शुड होगी। आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, आउट टू का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन यदि आंसर देखा जाए तो आपका शुड बनेगा। मस्ट भी आपका ठीक है, लेकिन मस्ट से भी बेहतरीन जो आंसर आपका बनेगा ना वो शुड बन सकता है। तो आपने कहा कुड रिप्लेस विद शुड। अगले वाले एग्जाम्पल की यदि और यदि हम मूव होते हैं तो देखिएगा 14 नंबर जो एग्जाम्पल आपको दिखा रखा, 14 जो एग्जाम्पल है वो देखे ना गाइस, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव ए लॉन्ग स्पीच। लास्ट पार्ट जो है उनमें एरर दिखा रखा है। बेटा इस एग्जाम्पल को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इस सफर में क्या है देखिएगा, कह रहा है आफ्टर राइजिंग। आफ्टर अपने आप में किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। सब जानते हैं कि टू के बाद में हमेशा किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अदर प्रीपोजिशन की मैं बात करता हूं तो अदर प्रीपोजिशन के बाद में क्या बनेगा? V1 प्लस ING बनेगा। ये एक भी कंसेप्ट आपका होता है। तो आपने कहा आफ्टर के बाद में राइजिंग का यूज अपने आप में क्या है? सही है। द फ्लैग टू इनॉग्रेट, आपने कहा 2 प्लस V1 की प्रॉपर्टी आपकी दे रखी, ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में क्या है? सही है। रीजन क्योंकि एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए आप टू का यूज करते हैं और टू के बाद में क्या आएगा? V1। तो ये कंसेप्ट भी अपने आप में क्या हो जाएगा? सही। करा द स्पोर्ट्स मीट, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। द चेयरमैन एग्जाम आपका जो स्लेज फर्स्ट या स्लेज सेकेंड है इसमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में सेंटेंस में किसका यूज कर रहा है? गैव का यूज कर रहा है, तो सेकंड फॉर्म के सेंस में काम कर पा रही है। ये भी अपने आप में क्या सही है? ए लॉन्ग स्पीच है, ये भी अपने आप में क्या है? सही है। यानी कि आपके सिस्टम पर 4 सर्कल आपको दिखा रखे होंगे और आपका आंसर जो होगा ना गाइस ये होगा डी। और जैसे ही आप डी ऑप्शन रखते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है, आप ये चीज़ों को ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो शायद देखिएगा आफ्टर के बाद में ये बात तो सच है कि राइजिंग आएगा। लेकिन यदि मैं राइज की बात करता हूं तो राइज का मतलब तो क्या होता है? मैंने बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया भी था, जब वर्ब की मैराथन हुई थी उस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि राइज का मतलब उदय होना, आगे बढ़ना, इस सेंस में आप ले सकते हैं। जबकि वो किसकी बात कर रहा है? द फ्लैग को राइजिंग करने की बात कर रहा है, इसका मतलब राइजिंग नहीं होगा। सही वर्ड क्या होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वर्ड तो होता है होस्ट, HOST, इसका मतलब होता है टू इनवाइट, टू इनवाइट आमंत्रित करना। एक होता है HOIST होस्ट, जो भी वर्ब है इसका मतलब होता है पहराना। इसका मतलब आप राइजिंग को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? होस्टिंग से। तो राइजिंग रिप्लेस विद होस्टिंग, तो आने वाली वर्ब जो होगी ना वो होगी होस्टिंग। ING इसलिए आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले वो किसका यूज कर रहा है? आफ्टर का। तो आफ्टर के बाद में ING फॉर्म का आता है, तो यहाँ सही आंसर जो होगा ना वो होगा होस्टिंग। सो गाइस उम्मीद है आपसे कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल की यदि और हम मूव होते हैं तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक दे रिमेन साइलेंट। ये वो एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा गलत होता है।
ऐसा नहीं कि आप इसको बना नहीं सकते, या फिर ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ लेवल का ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को बनाते समय कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं तो इस एग्जाम्पल को आप नहीं बना पाएंगे। जो चीज़ें आप देख रहे हैं उनको आप स्किप करते चले जाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करता हूँ तो इस एग्जाम्पल में क्या दिखा रखा है, दो द पुलिस ट्राइड, कह रहा है दो द पुलिस ट्राइड की यदि बात करता हूँ तो द पुलिस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म में ये भी अपने आप में क्या है, सही है। ऑल सोर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन दिखा रखा है। अब इस बात को यदि आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखना यहाँ पर एक वर्ड दिखा रखा है, इलिसिट। इलिसिट बात तो सही है आपकी, इलिसिट ILLICIT। इलिसिट का मतलब अवैध होता है, इलीगल होता है, ये बात सच है। लेकिन किसी संस्था का इलिसिट होना या ऑर्गेनाइजेशन का इलिसिट होना, ये बात आप कह सकते हैं। इस इलिसिट का मतलब हो गया है किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना होता है, इलीगल होना होता है, यानी कि वो वैध नहीं होती, अवैध होती हैं। तो अवैध संस्था या फिर अवैध कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको आप कह सकते हैं इलिसिट। लेकिन यहाँ तो बात किसकी कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। इन्फॉर्मेशन का मतलब किसी सूचना का इलिसिट होने का मतलब हो गया किसी सूचना की बात है, नहीं वो अफवाह की बात कर रहा है, किसी झूठ की बात कर रहा है। जैसे कोई अफवाह आपको सुनने को मिल रही है या कोई झूठ आपको सुनने को मिल रहा है, उसको आप ILLICAT इलिसिट ये नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे ELICIT। इस इलिसिट का मतलब होता है झूठी अफवाह, जिसको आप कहते हैं झूठी बात या झूठी इंफॉर्मेशन, जिसको आप अफवाह का नाम देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इलिसिट जो है ये वैलिड आंसर आपका नहीं होगा। तो इलिसिट रिप्लेस विद ELICIT, इलिसिट ये आपका सही होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए यही वैलिड आपकी कंसेप्ट आपका माना जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अगले एग्जाम्पल की यदि और हम मूव होते हैं तो गाइस देखना, Most of my friends heard the earthquake, but I was totally unaware of it। कह रहा है अधिकतर जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, सुना है। अब देखना यदि आप इस क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वो एग्जाम्पल है जो मोस्टली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को ढंग से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखना स्टूडेंट क्या क्या इस एग्जाम्पल के बारे में सोच सकता है, समझना। वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, कह रहा मोस्ट ऑफ पढ़ते उसके मन में ख्याल क्या गया कि मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाला सब्जेक्ट अपने आप में क्या होगा, प्लूरल होगा। कह रहा मोस्ट ऑफ का यदि यूज हुआ है या मेरे एग्जाम्पल में किसका यूज हुआ है, सम ऑफ का, तो उसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट किसका होगा, प्लूरल सेंस में होगा। ये बात आप जान रहे हैं, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना। कह रहा मोस्ट ऑफ के बाद में यहाँ सब्जेक्ट दिखा रखा माय फ्रेंड्स, जो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, क्लियर है। उसके बाद में आने वाली वर्ब दिखा रखी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट की प्रॉपर्टी है, जो अपने आप में क्या है, वैलिड है। ये कह रहा है द अर्थक्वेक बट आई वॉज, देखना ये आती है नहीं, वर्ब की सेकंड में पास्ट की प्रॉपर्टी है। तो दूसरा ख्याल उसके मन में क्या आ गया, कह रहा कि पहला ख्याल तो ये था कि मोस्ट ऑफ के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ स्लेश फर्स्ट में आपको कोई एरर फाइंड आउट नहीं हो रहा है। स्लेश सेकंड की बात करता हूँ तो जैसे ही वो हेड को पढ़ेगा तो उसके मन में ख्याल क्या आएगा कि यहाँ दिखा रखा वर्ब के सेकंड फॉर्म पास्ट की प्रॉपर्टी है, तो एग्जाम्पल पास्ट से स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। इस बात को यदि आप देखते हैं तो देखना ये पास्ट की वर्ब है, उसके बाद में कह रहा है अर्थक्वेक बट आई वॉज, ये भी किसकी वर्ब है, पास्ट की। तो सेंटेंस पास्ट में भी स्टार्ट है, पास्ट में भी खत्म है। ऐसे में आप अपना आंसर क्या रखेंगे, नो एरर। लेकिन नो एरर रखते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे में देखना क्वेश्चन करना क्या होता है कि एक बेसिक वर्ब की बात कर रहा है। अब आप नॉर्मली क्या कहेंगे, कह रहा कि अधिकतर मेरे फ्रेंड ने सुना है या इस चीज को फील किया कि अर्थक्वेक हुआ है। इसका मतलब अर्थक्वेक हुआ है तो फील कर रहा है, सुना, अर्थक्वेक को सुना नहीं जा रहा है। अर्थक्वेक यानी भूकंप को हमेशा महसूस किया जाता है, तो महसूस करने के सेंस में यदि वर्ब की बात करता हूं तो हियर्ड को आप रिप्लेस करेंगे किससे, फेल्ट से। तो हियर रिप्लेस विद फेल्ट, यानी कि V2 फील के सेंस में काम कर पा रहे हैं, तो यहाँ फेल्ट आएगा, FELT आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सो गाइस देखना एग्जाम्पल तो बिल्कुल बेसिक लेवल का था, लेकिन यदि आपको इस शब्द का नॉलेज होता है, इस वर्ब का यदि आपको नॉलेज होता है, इस फॉर्म का नॉलेज होता है, तो ही इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर इस शब्द का आपको नॉलेज नहीं होता है तो आप आंसर देंगे नो एरर, और नो एरर देते ही जानबूझकर आप गलती कर पा रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल जो है ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल की ट्रेंड में। उसके बाद में यदि मैं 17 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होता हूं तो देखिएगा, कह रहा सुमित डिड नॉट लाइक लिविंग द चिल्ड्रन अलोन इन द हाउस बट ही हैड नो अल्टरनेटिव एज ही हैड गोइंग आउट टू वर्क। लास्ट पार्ट आपका नो एरर है।
अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, देखिएगा। सुमित जो अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्लियर है। सब्जेक्ट के बाद में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज हो सकता है, नेगेटिव बनाने के लिए उसने डिड नॉट का यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ब का यूज कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद में आने वाली वर्ब है लाइक। आप जानते हैं एक फैक्ट होता है कि डिड के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ डिड के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक जो दिखा के अपने आप में सही है। उसके बाद में आपका यूज हो रहा है लिविंग, ये बात भी आप जानते हैं। रीजन है कह रहा कि जब एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। लेकिन इसका एक कंसेप्ट मैंने आपको मैराथन में ये भी तो बताया था ना गाइज, कि एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए जब हम टू का यूज नहीं करते हैं तो ऐसे में करना क्या होता है कि इस वर्ब को हमें किस में बनाना होता है, आईएनजी। मैंने लिखा यहाँ कोई भी वर्ब हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब इसको हम टू से नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे में इस वर्ब के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो मैंने यहाँ इसके लिए टू नहीं रखा है। जब यहाँ टू का यूज नहीं हुआ है तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो लिविंग अपने आप में क्या है, सही है। नहीं, ओवरऑल यदि मैं बात करता हूं तो सुमित डिड नॉट लाइक लिविंग, इस वाले पार्ट में आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। सारी प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, क्लियर है। उसके बाद में क्या है, द चिल्ड्रन अलोन इन द हाउस, द चिल्ड्रन अलोन इन द हाउस बट ही हैड नो, लेकिन नहीं था उसके पास में कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन। हैड नो अल्टरनेटिव, उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एज ही हैड, क्यों, रीजन क्या था, एज ही हैड गोइंग आउट टू वर्क, कह रहा है हैड गोइंग। देखना इस बात को यदि आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप देखते कह देंगे सर ये प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है ना वो गलत है। रीजन ये था कि अगर सिंपली में यदि हैज, हैव या हैड या फिर विल हैव का यदि यूज होता है गाइस तो इनके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये आपका फैक्ट बन गया है। लेकिन या तो हैड गोइंग का यूज करा जो वैलिड आंसर नहीं है, तो आपने कहा ये गलत है। यहां तक तो ठीक है। अगर एग्जाम्पल में आपको इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है तब दिक्कत आ सकती है कि इंप्रूवमेंट में आएगा क्या। अगर आप यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड गोन लगा देंगे, अगर आप यहाँ पर हैड गोन का यूज करते हैं तो भी आपका एग्जाम्पल 100% क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। रीजन है इस बात का, रीजन क्या है, देखो मान लेते कि मैं घर पर कोई काम कर रहा था, जैसे कोई भी काम, एनीवन कोई भी काम आप कर सकते हैं। आपने कहा घर पर आप कोई भी काम कर रहे थे और काम करते करते अचानक आपको याद आया कि इस टाइम पर तो मुझे मार्केट जाना था, तो आप क्या कहेंगे, मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो, आप कहेंगे आई हैड टू गो। अगर आप हैड बीन गोइंग लगा रहे हैं इसका मतलब तो क्या हो गया है कि आप जा रहे थे, और अगर आप हैड गोन का मतलब लगा रहे हैं तो हैड गोन का मतलब क्या हो जाएगा, आप जा चुके हैं। जबकि आप तो कह रहे हैं कि मुझे इस टाइम पर तो मार्केट जाना चाहिए, मार्केट में होना था, यानी कि मुझे मार्केट जाना था, तो हैड टू गो का आप यूज करेंगे ना। तो ऐसे में आपने कहा हैड गोइंग रिप्लेस विद हैड टू गो, तो यहाँ आने वाली फॉर्म होगी हैड टू गो, जो अपने आप में एक मोडाल्स के रूप में ही काम करती है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या माना जाएगा गाइज, हैड टू गो। तो हैड गोइंग रिप्लेस विद हैड टू गो, दैट इज योर आंसर गाइज। उसके बाद में यदि मैं 18 क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिएगा 18 क्वेश्चन इसका क्या रहेगा, कह रहा आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट। गलत होने वाला उसमें एक क्वेश्चन ये भी आप इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ये जो दिखा रखा है बिल्कुल बेसिक लेवल का दिखा रखा है, लेकिन ये वो एग्जाम्पल जो 100% आपका गलत होगा। इस एग्जाम्पल को एक बार आप बना के देखिएगा गाइस, क्या है बता। देखना मैं एक बेसिक से प्रॉपर्टी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पेपर सेट में एक एग्जाम्पल दिया गया, वो एग्जाम्पल क्या था देखना समझना। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल आया था जो बेसिक लेवल का था, देखिएगा कह रहा है इवन आफ्टर $60 years of independence lakhs of people do not have bed to sleep। लास्ट पार्ट जो दिया गया था गाइज वो था मेरा नो एरर। ये एग्जाम्पल है, कई बार आपके पेपर सेट में पूछा गया है, एसएससी लेवल पे इस एग्जाम्पल को पूछा गया। अलग अलग पार्ट आपको दे रखे थे, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड लास्ट वन इज व्हाट बेटा, डी।
ये 4 पार्ट आपको अलग अलग दे रखे थे। आपको एग्जाम्पल बनाने के लिए बोला गया। गेस कीजिएगा, एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है आपको। कह रहा है इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस lakhs of people do not have bed to sleep। ये आपको आंसर दे रखा था और आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। जब भी इस क्वेश्चन को पूछा गया तो अच्छे लोग इस क्वेश्चन को बना नहीं पाए। रीजन क्या था, इसकी प्रॉपर्टी को समझना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा गाइज, ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे एग्जाम्पल में कोई नाउन का यूज होता है, अगर मेरे एग्जाम्पल में किसी नाउन का यूज होता है, उस नाउन के बाद में यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात ही आपको 2+v1 की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, 2+v1 की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, तो इस 2+v1 की प्रॉपर्टी के बाद में अपने आप में एक सही प्रीपोजिशन का यूज होना जरूरी है। देखना, आई रिपीट माय सेंटेंस, मैंने कहा अगर मेरे एग्जाम्पल में किसी नाउन का यूज होता है तो नाउन के तुरंत बाद में 2+v1 का यूज यदि ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद में एक सही प्रीपोजिशन का मतलब एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिएगा, अच्छा मान लो मेरे एग्जाम्पल में आपको प्रॉपर्टी दे देगी पेन टू राइट, ये कोई प्रॉपर्टी आपको दे देगी, अलग अलग स्लैश आपको दे देंगे, कह रहा है इसका आंसर बनाएगा, तो आंसर आप बना पाएंगे, देखिए आराम से बना पाएंगे। इस वाली प्रॉपर्टी को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, समझना, समझिएगा एक बार इस वाली प्रॉपर्टी को। इस वाली प्रॉपर्टी को मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, आपने कहा यहाँ प्रॉपर्टी क्या थी, पेन टू राइट, आपने कहा पेन टू राइट, ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं आपको चेकआउट करना था। तो देखना, पेन जो यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई है ना, वो अपने आप में एक नाउन है या नहीं है गाइस, आपको देख लीजिएगा। आपने कहा सर पेन जो है वो अपने आप में एक नाउन है, उसके बाद में टू का यूज हुआ है, 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है, कंसेप्ट आपको दिखा रखा है, तो टू राइट के बाद में एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन का होना जरूरी है, जो कौन होगी, विद होगी। तो पेन टू राइट विद, ये आपकी सही फ्रेज बनेगी, पेन टू राइट विद। अब इस एग्जाम्पल को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं, फिर इस एग्जाम्पल को यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल की प्रॉपर्टी में देखना गाइस क्या कह रहा है, यही तो कह रहे हैं ना। देखिएगा एक बार तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। अब इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में गाइस यही तो वो कह पा रहा है कि बेड टू स्लीप। देखना, इस वाले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। बेड यहाँ पर क्या है, नाउन है, आपने कहा बेड यहाँ पर किसका काम कर पा रहा है, नाउन का। उसके बाद में कह रहा है 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन 2+v1, ये आपकी 2+v1 दे रखी है। अगर ऑब्जेक्टिव केस का यदि वो यूज करा तो उसके जस्ट बाद में किसका यूज होना जरूरी है, प्रीपोजिशन का। तो यहाँ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर इन का आना जरूरी हो गया है। तो यहाँ स्लीप का यूज ना करके आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्लीप इन का यूज करना पड़ेगा। तो आपका सही का आंसर हो जाएगा बेड टू स्लीप इन। तो ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ना आपकी बदलकर सही आंसर जो आपका बनेगा ना गाइस, वो क्या बनेगा, मैं इसकी चर्चा करता हूँ, एक बार आप समझिएगा। देखना गाइस एक बार, आप माफी चाहता हूँ। तो इसका सही आंसर जो गाइस बनेगा ना, कह रहा है बेड टू स्लीप जो है दिखा रखा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो आपने कहा बेड टू स्लीप इन से। तो इसकी जगह पर आएगा बेड टू स्लीप और एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आपकी आ जाएगी इन, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। तो बेड टू स्लीप रिप्लेस विद बेड टू स्लीप इन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये दिखा रखा है, आप देखिएगा यहाँ पर ऑब्जर्व यदि आप कर पा रहे हैं तो अचीवमेंट अपने आप में क्या है, एक नाउन है, आपको देख लीजिएगा। उसके बाद में कह रहा है 2+v1, यानी ये प्रॉपर्टी आपकी दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ एक सही प्रीपोजिशन का होना जरूरी है, जो अपने आप में प्रीपोजिशन होगी ऑफ, बोस्ट ऑफ, यानी गौरवान्वित होने के लिए उसके पास में कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो ऐसे में जो है आप बोस्ट के बाद में किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बोस्ट रिप्लेस विद बोस्ट ऑफ, तो यहाँ ऑफ का होना जरूरी हो गया है। ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत बार एसएससी में पूछ लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको याद रखना आप अलग से। क्लियर है गाइस। आगे वाले कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूं तो देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आप बना के देख लीजिएगा, बनाना एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। लास्ट पार्ट जो मेरा नो एरर, अगर आप ढंग से इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर दिखा रखा है एक सब्जेक्ट द लाइफ गार्ड, ये अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। उसके बाद में कह रहा है वुड नॉट लेट, यानी कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में नोट नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज करा है। उसके बाद में आपको दिखा रखा लेट मेन वर्ब दिखा रखी LET।
अगर आपका कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है तो देखना आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लेट देखने को मिल रहा है। तो मैंने मैराथन की क्लास में आपको, वर्ब की मैराथन की क्लास में आपको ये बताया भी था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में मेड का यूज होता है या फिर बैड का यूज होता है या फिर गाइज LET लेट का यदि यूज होता है तो इनके बाद में कभी भी है प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है। या इस कंसेप्ट को मैं यूँ भी बोल सकता हूँ, अगर मेरे एग्जाम्पल में यूज होता है मेड का या फिर यूज होता है लेट का, मैं यहाँ रख रहा हूँ इस कंसेप्ट को। मैंने कहा अगर मेरे एग्जाम्पल में यूज होता है किसका, मेड का यूज होता है या फिर लेट का यूज होता है, उसके बाद में बंदा आपको क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा। यदि वो ऑब्जेक्ट देता है तो उसके बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। ये कंसेप्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा खुद यहाँ पर किसका यूज कर रहा है, लेट का। लेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है कि नहीं, तो आपने कहा द चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिव केस के लिए काम कर रहा है। उसके बाद में क्या नहीं, यदि ऑब्जेक्ट है तो टू का यूज नहीं होगा, तो आपने कहा टू नहीं आएगा। आएगा क्या, तो आपने कहा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको यहाँ से इसको रिमूव करना है, लगाना कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप टू को रिमूव करते हैं एग्जाम्पल अपने आप में करेक्ट माना जाएगा। ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर बनता है। उसके बाद में देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन है इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट पार्ट जो मेरा है नो एरर। तो ये बात भी जो हमारी हो गई है टेंस का चैप्टर में मैंने आपको बताई थी, टेंस के कंसेप्ट में मैंने आपको ये बताया भी था कि ये मेरे एग्जाम्पल में किसका यूज होता है, इट इज टाइम का यदि यूज होता है, इट इज टाइम का यदि यूज होता है या फिर इट इज हाई टाइम का यूज होता है, इट इज हाई टाइम का यदि यूज होता है या फिर इट इज अबाउट टाइम का यूज होता है, इट इज अबाउट टाइम। आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर मेरे एग्जाम्पल में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम, राइट टाइम, रॉन्ग टाइम, इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है तो इनके बाद में आपको एक सब्जेक्ट गिवन होगा और सब्जेक्ट के बाद में आने वाली फॉर्म क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर इस एग्जाम्पल की तरफ देखा जाए, इस एग्जाम्पल को यदि आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो गाइस देखना इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है। आपने कहा इट इज टाइम, मैंने कहा इट इज टाइम के बाद में आपको क्या गिवन होगा, एक सब्जेक्ट गिवन होगा। तो आपने कहा यू अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में कौन सी फॉर्म होगी, तो आपने कहा सेकंड फॉर्म होगी। तो डिसाइड का यूज ना करके आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डिसाइडेड का यूज करना पड़ेगा। सो गाइस आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपने कहा डिसाइड रिप्लेस विद डिसाइडेड, दैट्स योर आंसर गाइस। उसके बाद में 21 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। देखिएगा 21 क्या कह रहा है, एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर ए स्टीम्ड कप ऑफ टी। बेसिक लेवल का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लेकिन जब भी एग्जाम में एग्जाम्पल आता है तो हमेशा ये गलत माना जाएगा या गलत होता है। ये रीजन क्या होता है, देखना मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको गलत ही बना पाते हैं। रीजन देखिएगा, कह रहा है देखना वो क्या सोच पा रहे हैं कि सेंटेंस में प्रॉपर्टी किसकी दिखा रखी है, पास्ट की। यदि एग्जाम्पल आपका पास्ट है, उसका मन में ख्याल क्या कि खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। नहीं माना बात पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, ये वाला कंसेप्ट वो अप्लाई करते हैं। इस कंसेप्ट की तरफ से यदि मैं देखता हूं तो देखना यहाँ प्रॉपर्टी पास्ट की है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी किसकी है, पास्ट की, यानी पास्ट से स्टार्ट और पास्ट में खत्म भी है। ये कंसेप्ट तो अपने आप में क्या जा रहा है, सही जा रहा है। ऐसे में वो अपना आंसर क्या रखेंगे, नो एरर। नो एरर रखते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। रीजन है, रीजन क्या है देखिएगा एक बार इस प्रॉपर्टी को समझना। अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो गाइस देखना क्या दिखा रखा है, आई जो है अपने आप में किसका काम कर रहा है, तो आपने कहा एक सब्जेक्ट दिखा रखा है। ये लो, आई अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट है। वाज फीलिंग अपने आप में क्या है गाइस, तो आपने कहा सर एक वर्ब है। उसके बाद में क्या स्लीपी, स्लीपी का जो यूज हो रहा है वो किसके रूप में दिखा रखा है, एक ऑब्जेक्टिव सेंस में दिखा रखा है, यानी कि उसके बाद में कह रहा आई फिर से आ रहा है, तो आई किसका यूज कर रहा है, सब्जेक्ट के सेंस में दिखा रखा है। आस्क जो फिर भी वर्ब का यूज कर रहा है, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए यानी कि नाउन चाहिए। तो स्टिम्ड कप ऑफ टी जो है ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसके सेंस में काम कर पा रही है, नाउन के सेंस में काम कर पा रही है। आप यूँ समझ के देख लो, मान लो ये कोई कप है जो चाय से भरा हुआ है। अब अगर ये चाय, यूँ समझना कि अगर ये चाय गर्म है, गर्म होने का मतलब ये हो गया है कि इसमें से लगातार रूप से भाप निकलेगी। गर्म होने का मतलब क्या हो गया कि लगातार भाप निकल रही है, यानी कि भाप जारी है। भाप जारी है तो सही फॉर्म में क्या होना चाहिए, स्टीमिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ING फॉर्म का यूज होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप ING को हटाकर यहाँ पर स्टीम्ड का यूज करते हैं, स्टीम्ड का मतलब तो क्या हो गया कि चाय ठंडी होगी।
स्टीम्ड का मतलब तो क्या हो गया, चाय ठंडी हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि जब आप ओनिडा महसूस करते हैं तो आपको गर्म चाय की आवश्यकता होती है या फिर ठंडी चाय की आवश्यकता होती है, तो आप स्टीम्ड लगाएंगे तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो सेंसलेस हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपने कहा जब वो ओनिडा महसूस करता है, उसको थकान महसूस होती है, तो उसे गर्म चाय की आवश्यकता होती है, तो गर्म चाय के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ स्टीमिंग का यूज होना चाहिए, स्टीम नहीं होना चाहिए, तो स्टीमिंग यहां सही आंसर माना जाएगा। तो स्टीम्ड रिप्लेस विद स्टीमिंग, दैट्स योर आंसर गाइस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टीमिंग। स्टीमिंग आने का मतलब गर्म चाय की वो बात करना चाह रहा है। क्लियर है? इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 भी जो क्वेश्चन दिखा रखा है आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। शायद उम्मीद है आप बना पाएंगे इस एग्जाम्पल को आराम से। बनाना है, इसका कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। कंसेप्ट देखना, मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में ना बोलकर देखना, मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ कि सबसे पहले कोई एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में बंदा यदि आपको कोई सब्जेक्ट दे रहा है, सब्जेक्ट के बाद में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आपको वो दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में है ना वो आपको कोई वर्ब देगा, इस वर्ब के बाद में वो किसका यूज करेगा, एंड का यूज करेगा, एंड के बाद में भी जो है आपको कोई वर्ब देकर वो जाएगा, कोई वर्ब है वो आपको देकर जाएगा। अब गाइज मेरी बात को समझना, यहां पर वो जिस भी वर्ब का यूज करेगा, जैसे यहाँ डू वर्ब का यूज कर रहा है या फिर यहाँ बी वर्ब का यूज कर रहा है, जिस भी वर्ब का वो यूज कर रहा है ये सेम वर्ब है वो यहाँ पर यूज की जाएगी इसी फॉर्म में। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा करेक्शन देखिएगा। एंड के बाद में वो आपको फिर से कोई हेल्पिंग वर्ब देगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर आपको कोई वर्ब देकर वो चला जाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा सबसे पहले वो सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब देगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको कोई वर्ब देकर चला जाएगा, उसके बाद में एंड का यूज होगा, एंड के बाद में हेल्पिंग वर्ब देगा, उसके बाद में फिर से कोई वर्ब का यूज करेगा। जैसे यहाँ डू का यूज कर दिया या फिर बी वर्ब का यूज कर दिया, जो वर्ब यहाँ वो यूज करता है वही वर्ब आपको यहाँ पर यूज करनी है। यानी कि अगर यहाँ डू का यूज करना है तो यहाँ भी हमें किसका यूज करना है, डू का, और यहाँ बी वर्ब का यूज करना है तो यहाँ भी हमें किसका यूज करना है, बी वर्ब का। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा इस पर डिपेंड करेगी और यहां आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा इस वाली हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करेगी। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कह दी एक सब्जेक्ट के लिए यदि वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि वो वर्ब देकर जाएगा तो एंड के बाद और एंड से पहले वाली वर्ब दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन दोनों अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार जो है इसको यूज करना पड़ेगा। यानी ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज होगी और ये वर्ब इस वाली हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगी। जैसे इस एग्जांपल को देखने की आप कोशिश कर रहे हैं तो हिज असिस्टेंट्स आपका सब्जेक्ट दिखा रखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में यदि मैं गाइस बात करता हूं तो देखना हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। किसका यूज कर रहा है, एंड का, एंड के बाद में आर दिखा रखा है, आर, यानी ये वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। उसके बाद में वो यूज करा किसका, डू वर्ब का, और साथ में लगा रखा आईएनजी। आप ठीक से देख पा रहे हैं, देखिएगा आर के साथ में आईएनजी दिखा रखा है तो ये अपने आप में क्या है, सही है। यहाँ डू आने का मतलब, यहाँ डू आने का मतलब हो गया है कि यहाँ भी कौन सी फॉर्म आएगी, डू। तो ये तो हो गया है कि यहाँ आने वाली जो फॉर्म होगी ना वो क्या होगी, डू होगी। लेकिन मैंने ये भी कहा साथ में कि अगर आर के साथ में आप आईएनजी लगा रहे हैं तो यहाँ हैव के साथ में क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप सब जानते हैं जब हेड के साथ में कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैड डन। तो ऐसे में आप कर सकते हैं कि हैव रिप्लेस विद हैव डन, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हैव के तुरंत बाद में आप किसका यूज कर सकते हैं, डन का यूज कर सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है गाइस, ये कंसेप्ट आपका बनता है। तो एंड से पहले जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी एंड के बाद में यदि दोनों का सब्जेक्ट आपको एक ही दे रखा है तो। अगर अलग अलग सब्जेक्ट है तो नहीं होगा। देखना या एंड के बाद में कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस वाली वर्ब का और इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है। ऐसे में दोनों वर्ब हमेशा एक ही रखी जाएंगी। एक सब्जेक्ट के लिए यदि दो अलग अलग वर्ब है तो दोनों हमेशा एक ही फॉर्म में होंगी, ये बात हमेशा के लिए याद रखना। उसके बाद में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा रखा है 23। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके सिस्टम पर दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। देखिएगा वही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको दे रखा है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ही इस एग्जाम्पल को बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। कई बार पूछा भी गया इस क्वेश्चन को एसएससी लेवल पर, एक बार आप बना के देख लीजिएगा, बताना इसका कंसेप्ट क्या होगा। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with when they return। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up। देखना एक फ्रेज दिखा के to catch up,
टू कैच अप विद का यूज हो गया कि हैंडल करना, किसी कार्य को हैंडल करने की वो बात कर रहा है। आगे कह रहा है दे रिटर्न, जब वो रिटर्न होते हैं। अब गाइस देखना, एक वर्ब देखना, समझना, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा, कह रहा वहन के बाद में एक सब्जेक्ट दिखा रखा, दे के बाद में किसका यूज करा, रिटर्न का। कह रहा जब वो वापस लौटते हैं या वापस रिकवर होते हैं, तो मेरे ख्याल से यार रिटर्न का यूज नहीं होगा। रिटर्न को सही फॉर्म में यदि आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है रिकवर। तो रिटर्न रिप्लेस विद रिकवर। कह रहा है व्हेन द स्टूडेंट इल, जब वो इल होते हैं, कह रहा है दे फाइंड दैट दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिकवर। जब वो रिकवर होने की बात कर, रिटर्न होने की वो बात नहीं कर रहा है, तो यहां पर रिटर्न को रिप्लेस कर सकते हैं आप किससे, रिकवर से। तो इन शब्दों का यदि आपको नॉलेज होता, आपके माइंड में शब्द होते हैं ना, तो ही आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे, अन्यथा आप इन क्वेश्चन को कभी भी नहीं बना पाएंगे गाइस। देखिएगा अगले वाले क्वेश्चन के यदि और मूव होना होते तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना। हिज सैड मदर प्रेड ही मे लिव लॉन्ग। लास्ट पार्ट जो दिखा रखा है गाइस वो मेरा है नो एरर। यदि आप इस एग्जाम्पल को ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखना इस एग्जाम्पल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, समझ पा रहे हैं। देखिएगा, देखना गाइस ये वो एग्जाम्पल है जो लगभग गलत ही होगा आपसे। रीजन क्या है, क्योंकि देखना आप जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप कहेंगे सर हिज सैड मदर, हिज सैड मदर, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही प्रेड आएगा तो आपके मन में ख्याल क्या आ रहा है कि प्रेड दिखा रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की है। नहीं, एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट है, पास्ट से, तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। अगर खत्म पास्ट में होगा तो आपने कहा मे जो है इसकी जगह किसका यूज होगा, माइट का, तो मे का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, माइट। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा, माइट। यानी कि वही 4 सर्कल आपको दिखा रखेंगे, कौन से पार्ट में रहे, तो आपने कहा बी पार्ट में, तो आप बी को ब्लैक कर दो। लेकिन जैसे आप बी को ब्लैक करते हैं क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। आप जानबूझ के इसको गलत कर रहे हैं। रीजन देखिएगा, रीजन क्या है समझना। ये बात तो सच है कि प्रॉपर्टी पास्ट की है, लेकिन यहां पर आपको 2 कंडीशन दे रखी है। एग्जांपल एक है, इसकी प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है ना वो 2 है। यहां पर बंदा कोमा का यूज कर रहा है, कोमा के बाद में वो दूसरी प्रॉपर्टी कर रहा है। तो एक एग्जांपल तो आपका ये बन गया, एक प्रॉपर्टी जो आपकी ये बन गई, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर ये मेरा एग्जाम्पल इस तरीके से होता, जैसे मैं देखना इस एग्जाम्पल को यूं रखता हूं, हिज सैड मदर प्रेड, उसके बाद में मैं किसका यूज करता, दैट का। दैट के बाद में यदि आप यूज करते ही मैं, आगे वाला एग्जांपल में सेम रख रहा हूं एक बार देखिएगा। अब अगर आपको एग्जांपल ऐसा देता तो आप बोल सकते थे, आपने कहा यहाँ बात किसकी है, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट की है। एग्जांपल पास्ट से स्टार्ट, पास्ट से खत्म, तो आपने कहा यहाँ मैं किसमें चेंज होगा, माइट में। तब तो आपकी बात जायज थी, तब आप मे को रिप्लेस कर सकते थे किससे, माइट से। लेकिन इस एग्जाम्पल में दैट का यूज नहीं कर रहा है, नहीं, दोनों एग्जाम्पल को जोड़ने के लिए वो किसी भी प्रकार के कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहा है, दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी में यूज कर रहा है। तो ये बात आपकी अलग है, तो ये बात अलग है। ऐसे में मे का माइट आप कभी भी नहीं करेंगे, ये बात आपकी गलत होगी। तो आपने कहा ये गलत है, मे का माइट कभी भी नहीं होगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो समझना। अब कह रहा है हिज सैड मदर प्रेड, जब भी बात प्रे की होती है, जब भी बात किसकी होती है, प्रे की होती है, या फिर किसी की विश की बात होती है, तो ऐसे में करना क्या होता है कि सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद में आप किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद में आप सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद में आप किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी बनती है। लेकिन जब भी मेरे एग्जाम्पल में कोई प्रे की बात की जाती है या फिर कोई विश की बात की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कई बार आपने एक एग्जांपल भी बोला होगा, बहुत बार आप बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। देखना, मे गॉड ब्लेस यू। इस प्रॉपर्टी को यदि आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इस कंसेप्ट में क्या था आप गाइस, यही तो देख पा रहे हैं ना कि यहाँ मे जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में गॉड क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ब्लेस क्या है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो ऐसे में कंसेप्ट आपका, आप वो जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल पा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रॉपर्टी आपकी सही है। अब यहाँ भी तो किसकी बात कर रहा है, प्रे की बात कर रहा है। यदि वो प्रे की बात कर रहा है तो ऐसे में मे का यूज तो पहले होगा और ही का यूज क्या होगा, बाद में होगा। तो सही कंसेप्ट क्या बनेगा, मे ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ मे ही लिव लॉन्ग होगा। तो सही कंसेप्ट के लिए आप कहेंगे सर यहाँ ही में रिप्लेस विद मे ही, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। सो गाइस, ये कुछ बेसिक लेवल के कंसेप्ट थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं और वो कंसेप्ट हैं जो लगभग एग्जाम में हमारे गलती हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, आता तो बहुत कुछ है, लेकिन
इन चीज़ों को हम स्किप करके चला जाते हैं। जब स्किप हो जाते हैं तो हमारा आंसर हम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ऐसे में बेसिक जो प्रॉपर्टी है ये भी हमें साथ में लेकर चलनी है। उम्मीद है आपसे कि सारा कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे ढंग से, अच्छे युद्ध स्तर पर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कीजिएगा। मैं विद इन 1 आवर में आपको अपना रिप्लाई दूंगा, अपना आंसर दूंगा, चाहे मैं कैसे भी दूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय